Assalamu alaikum. In this video, we are going to continue the previous topic, features of Indian Constitution. We have already discussed some of the features like the Constitution of India is handwritten. It is the lengthiest constitution of the world. और हमने पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है। तो ये सारे फीचर्स, तीन फीचर्स हमने कल पढ़े थे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हैंड रिटन है, ये हाथ से लिखा गया है, ये मोस्ट लेंथी है। और उसके बाद हमने बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये थोड़ा सा रिजिड भी है और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है। आज हमने कुछ और फीचर्स पढ़ने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो जिनमें से पहला आता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला है, जो भी एक मुल्क में हो रहा है, जो भी फीचर्स एक मुल्क के अंदर है, वो असल में सब कुछ मेंशन हुआ होता है उस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में। मिसाल के तौर पे द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया इज बाइकैमरियल। इंडिया का जो लेजिस्लेचर है वो बाइकैमरियल है। ये असल में मेंशन हुआ है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, और दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर इज द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिए कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि यहां का लेजिस्लेचर बाइकैमरल होना चाहिए। एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन होते हैं, पहला ही उसमें आता है लेजिस्लेचर। तो यहां पे बात लेजिस्लेचर की हो रही है कि लेजिस्लेचर जो है ये बाइकैमरल है। इसका मतलब क्या हुआ? बाई मीन्स टू एंड कैमरल मीन्स हैविंग टू चैम्बर्स। सो जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, इसका मतलब हो गया कि एक ऐसा लेजिस्लेचर जहां पे दो चैम्बर्स होते हैं या जहां पे दो हाउसेस होते हैं। अगर देखा जाए इंडिया का जो पार्लियामेंट है, इंडिया का पार्लियामेंट, अगर हमें कोई बोलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट और व्हाट इज पार्लियामेंट, तो सिंपल हमने क्या याद रखना है, जो सेंटर गवर्नमेंट के पास लेजिस्लेचर है। मैं आपको समझाता हूं कि गवर्नमेंट जो होती है, वेदर गवर्नमेंट इज सेंटर और इट इज ऑफ स्टेट, चाहे गवर्नमेंट सेंटर की हो या चाहे गवर्नमेंट स्टेट की हो, सेंटर गवर्नमेंट के पास भी वो तीन ऑर्गन है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ये अपने तीन ऑर्गन्स है। इसका मतलब हो गया, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंटर गवर्नमेंट हो, सेंटर गवर्नमेंट के पास भी अपने तीन ऑर्गन्स है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपने तीन ऑर्गन्स है, लेकिन इन ऑर्गन्स का नाम अलग अलग है। जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, जो ये तीन ऑर्गन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यही तीन ऑर्गन स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, लेकिन जो नाम इनको सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया गया है वो नाम इनको स्टेट गवर्नमेंट नहीं देते हैं। मिसाल के तौर पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जिसको हम मरकजी हुकूमत कहते हैं, द लेजिस्लेचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर है उसी को हम पार्लियामेंट कहते हैं। सो वी कैन से दैट एक्चुअली पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो ये पार्लियामेंट है ये लेजिस्लेचर है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक, तो यही जो पार्लियामेंट है, यही जो लेजिस्लेचर है, ये बाइकैमरियल है। बाइकैमरियल का मतलब हो गया इसके दो चैम्बर्स है। आपने सुना होगा इसके दो चैम्बर है, एक है अपर चैम्बर और दूसरा है लोअर चैम्बर। द अपर चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट और द अपर चैम्बर ऑफ लेजिस्लेचर इज कॉल्ड राज्यसभा। जो अपर चैम्बर है पार्लियामेंट का उसको राज्यसभा कहते हैं, और जो लोअर चैम्बर है, जो लोअर चैम्बर है पार्लियामेंट का, उसको लोकसभा कहते हैं। ये आगे जो आने वाले वीडियोस है उनमें इस पार्लियामेंट को अच्छी तरह से पढ़ना है, पूरा डीपली इसको देख लेना है, लेकिन यहां पे हमने सिंपल इतना समझना है कि इस पार्लियामेंट के दो चैम्बर्स है जिसको हम बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। ठीक, वन मोर थिंग यहां पे हमें याद रखना है
कि जो ये लोअर चैम्बर है, जिसको हम लोकसभा कहते हैं, लोअर चैम्बर इज मोर पावरफुल देन अपर चैम्बर। मतलब कि जो लोकसभा है, लोकसभा ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू राज्यसभा। सो ये और एक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या है ये? बाइकैमरल लेजिस्लेचर। सिंपल सी बात है कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब हो गया लेजिस्लेचर हैविंग टू चैम्बर्स, एक ऐसा लेजिस्लेचर जिसके दो चैम्बर्स होंगे। याद रखिए, कई स्टेट्स ऐसी भी हैं, कई स्टेट्स ऐसी भी हैं जिनके लेजिस्लेचर्स बाइकैमरल है, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनके लेजिस्लेचर्स यूनिकैमरियल है। ये आज का एक फीचर था। तो दूसरा फीचर, कुल मिला के अगर देखा जाए, अभी तक 4 फीचर हमने पढ़े, आज एक पढ़ा, और आज का दूसरा फीचर जो है वो है कि क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल, देखिए जो इंडिया है, अगर देखा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म के फीचर्स भी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिटरी फीचर्स भी है। देखिए, व्हेन वी स्टडीड द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स पढ़े थे, उनमें हमने पढ़ा था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, सम कॉन्स्टिट्यूशंस आर फेडरल, कई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है, एंड सम आर यूनिटरी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी और एक टाइप है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसको हम फेडरल कहते हैं, और कोई यूनिटरी होता है। अब अगर देखा जाए, क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है? देखिए, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था ना कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्टली रिजिड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्टली फ्लेक्सिबल। मतलब इट इज द मिक्सचर ऑफ बोथ रिजिडिटी एज वेल एज द फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसी तरह जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नेदर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, न ये पूरा फेडरल है, न ये पूरा यूनिटरी है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये कॉम्बिनेशन दोनों की है। मतलब इसमें कुछ फेडरल फीचर्स भी है, इसमें कुछ यूनिटरी फीचर्स भी है। आगे आने वाले वीडियोस में हमें पढ़ना है कि कौन से फेडरल फीचर्स है और कौन से यूनिटरी फीचर्स है। एक चीज यहां पे याद रखना है, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरा फेडरल होगा तो हम कहेंगे कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, या एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सारे यूनिटरी फीचर्स होंगे तो हम कहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है। लेकिन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें फेडरल के फीचर्स भी है, इसमें यूनिटरी की फीचर्स भी है। दैट इज व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन कॉल्ड एज द क्वासी फेडरल, मीन्स नॉट हैविंग कंप्लीटली फेडरल एंड नॉर कंप्लीटली यूनिटरी। न ये पूरा फेडरल है और नहीं पूरा ये यूनिटरी है। ये थोड़ा इसमें फेडरल की फीचर्स भी हैं और थोड़े से यूनिटरी भी है, मैंने ये क्वासी फेडरल है। और ये और एक फीचर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये क्वासी फेडरल है। ओके, उसके बाद और एक फीचर हमारे पास है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये भी एक अच्छा सा फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब हो गया ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, or we can say all the citizens of India who are having the age of 18 or 18 plus। तमाम हिंदुस्तान के जो लोग हैं जिनकी एज 18 या 18 प्लस है, all the citizens of India जिनकी एज 18 या 18 से ज्यादा है, उनको राइट टू वोट है। सिंपल सी बात है कि वो लोग जिनकी एज 18 या 18 से ज्यादा है, उनको वोट डालने का हक है। ये हो गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ऑल द एडल्ट्स हु आर हैविंग द एज ऑफ 18 और 18 प्लस आर हैविंग द राइट टू वोट। ठीक, तो इसमें एक चीज यहां पे ऐड करना है कि एक 1989 में अमेंडमेंट हुई थी, 61st अमेंडमेंट 1989 में हुई थी, जिसमें हुआ क्या था, जिसमें वोटिंग एज रिड्यूस हुई थी, 1989 में अमेंडमेंट हुई 61st, और इस अमेंडमेंट ने वोटिंग एज रिड्यूस करवाई। 1989 तक इंडिया में वोटिंग एज 21 थी। मतलब
1989 तक जिनकी एज 21 या 21 से ज्यादा हुआ करती थी, खाली उन लोगों को राइट टू वोट था। लेकिन 1989 में जो 61st अमेंडमेंट हुई, इसमें क्या किया गया, इसमें ये वोटिंग एज रिड्यूस हुई और 21 के बदले 18 रखा गया। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये भी और एक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और एक चीज है कि जो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, इट इज ए सेटअप टुवर्ड्स द इक्वालिटी। ये एक सेटअप है इक्वालिटी की तरह, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या किया गया, यहां पे इक्वालिटी लाई गई कि खाली एक बंदा हिंदुस्तान का होना चाहिए और उसकी एज 18 या 18 प्लस होनी चाहिए, फिर चाहे वो एक हिंदू हो, एक मुस्लिम हो, एक सिख हो, या किसी अपर कास्ट से ताल्लुक रखता हो या किसी लोअर कास्ट से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। मतलब वो खाली इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और उसके साथ साथ उसकी एज 18 या 18 से ज्यादा होनी चाहिए, उसको राइट टू वोट है। ये ज्ञान हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देता है। उसके बाद और एक फीचर हमारे पास है जिसको हम सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं। सिंगल सिटीजनशिप मीन्स कि एट सेम टाइम यू विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। एक टाइम पे आप खाली एक मुल्क के सिटीजन हैं, मतलब इफ यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया और अब अगर आप यूएसए के सिटीजन बनना चाहते हो, इंडिया आपको ये अलाउ नहीं करेगा कि आप इंडिया के सिटीजन भी रहोगे और यूएसए के सिटीजन भी रहोगे। एट द टाइम आपको या खाली इंडिया का सिटीजन रहना है या खाली यूएसए का सिटीजन रहना है। देखिए इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, अगर यूएसए की बात करेंगे यूएसए में डबल सिटीजनशिप है। मतलब यूएसए आपको अलाउ करता है कि आप मेरे मुल्क के भी सिटीजन रह सकते हो और ऊपर से यूके के या इंग्लैंड के सिटीजन भी रह सकते हैं आप, ठीक। तो यूके में यूएसए में यहां पे डबल सिटीजनशिप चलती है, ठीक। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया डबल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करता है, इंडिया अलाउ करता है सिंगल सिटीजनशिप को। सो ये कुछ फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।